हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त कुणाल कुमार। बार बार आता रहूंगा आपके दिलों में, जो जगाता रहूंगा। तो दोस्तों, इस वीडियो का टॉपिक रहेगा आफ्टर एनपीए, जो कि हमारे व्यूअर ने हमसे रिक्वेस्ट की है कि सर इस पे वीडियो बनाइए। तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि एनपीए की फुल फॉर्म जो होती है, नॉन परफॉर्मिंग असेट। मतलब कोई भी बैंक का प्रोडक्ट है, चाहे वो किसी भी तरीके का लोन हो, अगर उसकी 3 ईएमआई ड्यू हो जाती हैं तो बैंक को उसको एनपीए डिक्लेयर करना पड़ता है, नॉन परफॉर्मिंग असेट। जिसको वो लोग कई लैंग्वेज से लिखते हैं, राइट ऑफ लिखते हैं, सेटल्ड लिखते हैं। कुछ लोग कहते हैं भैया मेरे सिविल में तो सेटल्ड आ रहा है, ये तो ऑलरेडी सेटल हो चुका है। तो वो सेटल आपका सेटल नहीं हुआ है, वो सेटल बैंक का हो गया। बैंक ने क्या करा अपने खाते में, उसने क्या करा अपने खाते में, हाँ जी, ये पैसा मर गया, इस अकाउंट को एनपीए डिक्लेयर कर दो। तो वो बैंक के कोड होते हैं, राइट ऑफ, सेटल्ड, आप कुछ भी कह सकते हैं उनसे। लेकिन हम जो ज़्यादा शब्द इस्तेमाल करते हैं वो करते हैं राइट ऑफ एनपीए। तो एनपीए के बाद क्या होता है? एनपीए के बाद कुछ नहीं होता दोस्तों। बैंक है ना, अपना जो भी नुकसान लिखता है, एक मेंटेन करता है डायरी कि हाँ जी हमारा 10 लाख का नुकसान हो गया, 10 करोड़ का नुकसान हो गया। अब जो 10 लाख का नुकसान हुआ है वो एक कस्टमर से तो हुआ नहीं है, हो सकता है 100 कस्टमर से हुआ हो, 50 से हुआ हो। तो वो उस डेटा को आगे दे देता है एजेंसियों को। अब एजेंसी कैसे लेती है दोस्तों, ये थोड़ा सा गंभीर विषय है। तो इसमें मैं आपको एग्जैक्ट नहीं बता पाऊंगा। एक मैं जो अपना अंदाजा लगाऊंगा वो मेरा ये है कि एक तो इनकी परसेंट पे काम करते हैं कि सर हमने आपको पैसा उगा के देंगे, 50% हमारा, 50 आपका। तो उस केस में क्या होता है, ये जो रिकवरी एजेंट होते हैं ये हरेसमेंट बहुत करते हैं, क्योंकि ये ओवर द लॉ जाके आपसे रिकवर करने की कोशिश करते हैं, अपना टारगेट अचीव करने को। एक ही होता है कि आप मतलब किसी भी एजेंसी को दे दिया, वो उससे कराती है कि जी आपकी 10,000 पे सैलरी है और आपको आपने इतना रिकवर कर दिया तो 2% का इंसेंटिव, 5% का, 10% का। तो मोटा मोटा डेटा बिकता रहता है। अब डेटा बिकता रहता है, उसमें क्या प्रोविजन है, जितनी आपकी एज होगी, एज समझ रहे हैं आप, डेज, ड्यूज डेज, तो वो उस हिसाब से बिकता रहेगा। एजेंसियां हो सकता है ये है ना बोली लगाते हो हम उठाएंगे जी। तो बस डेटा चाहता रहता है, जाता रहता है, जाता रहता है, और आपकी हरेसमेंट कंटिन्यू रहती है। कोई आपको कोई फर्जी वकील बन के फोन करता है, फर्जी पुलिस वाला बन के बात करता है, फर्जी जज साहब बन के बात करते हैं। तो ये आफ्टर एनपीए का मतलब मोटा मोटा यही है कि आप एक ऐसा चारा बन गए हो बैंक के लिए कि जिसे ना वो निगल पा रहे ना निकाल पा रहे, एक हड्डी बन गए उनके गले की। तो वो बस जाता रहेगा हर एजेंसी को। वैसे एजेंसी को जहां तक मेरे को नॉलेज है, आपका केस, एक केस रोकने के लिए मतलब अपने पास रोक सकती है, वो 3 महीने की पावर होती है। 3 महीने तक वो अपने पास होल्ड कर लेती है। अब वो क्या रीजन होता है उनका वो मुझे आइडिया नहीं है कि भाई हम इससे पैसा रिकवर कर लेंगे, हम निकाल लेंगे। तो वो 3 महीने तक उसकी पावर होती है। और अगर उनको लग गया कि हाँ कस्टमर नहीं देगा, कस्टमर सीधा कुणाल कुमार है, हाँ भाई नहीं देता, आरटीपी डालते, खत्म कहानी। तो वो उस केस में क्या होगा, वो अगले महीने ही टाटा बाय बाय कर देगी, सर हमसे बस की, हमारे बस की नहीं है ये डेटा। तो फिर दूसरी एजेंसी पे जाएगा। बस यही चलता रहता है आफ्टर एनपीए, और कोई बहुत बड़ा गणित नहीं है इसमें। आपको जितने आपके दिन ज्यादा होंगे उतने आपको सेटलमेंट पे ऑफर ज्यादा मिलेंगे। क्योंकि वो क्या होता है, इनके पास जो बाण होते हैं ना, शस्त्र, वो कई होते हैं। जिसमें से आपका एक रिश्तेदारों को कॉल करना हो गया, एक आपको व्हाट्सएप पे या फोन पे धमकाना हो गया, एक फील्ड विजिट हो गया, ठीक है, अब्यूज हो गया, फर्जी वकील, फर्जी एडवोकेट साहब हो गए। जितने इनके बाण होते हैं ना, वो ये सब चला लेते हैं। फिर इनको लगता है यार इसको तो हम भेद ही नहीं सकते, तभी आपको सेटलमेंट पे आते हैं कि हाँ सर 50% ले लो, 60 ले लो, 70 ले लो, 80 ले लो। तो ये सारा जो सेटलमेंट होती है वो उस पर होती है कि उनको आपने प्रूफ करा दिया जी आप पैसा नहीं निकाल सकते, अनसिक्योर्ड है। और अभी रिसेंटली 2 केसों में ये कोर्ट भी ले गए हैं हमारे व्यूवर को या अपने ग्राहकों को। तो वो उसी के दम पे ले गए ईसीएस बाउंस। ईसीएस बाउंस एक तरीके का जो आपका प्रोडक्ट था ना, क्रेडिट कार्ड जो अनसिक्योर्ड था, उसको अपने ऑटो डेबिट रजिस्टर्ड करके अपनी बैंक से उसको सिक्योर कर दिया। तो ये जो केस डाला जाता है या जो डाल रहे हैं, वो डाल रहे हैं ईसीएस बाउंस पे। 25 सेक्शन होता है दोस्तों।
तो आपको कभी भी कोई भी प्रोडक्ट हो अनसिक्योर्ड वाला, उसको सिक्योर नहीं करना। आप देखते होंगे ये लॉकडाउन के बाद से कोई भी बैंक है ना या कंपनी फोन फाइनेंस करती है, आपका 10,000 रुपये का प्रोडक्ट होगा ना, ये मोबाइल या ये डायरी, तो वो क्या करेगी, ऑटो डेबिट सर ई-नेच लगेगा। ई-नेच जो हो गया वो एक गारंटी हो गई, वो सिक्योर प्रोडक्ट हो गया। करते नहीं है ये, क्योंकि 10,000 का ये फोन है, उसमें वकील साहब ले लेंगे 10,000 रुपये फीस, और उसने ग्राहक ने हो सकता है 5,000 भर भी रखे हों, तो वो उसको कोर्ट तक ले नहीं जाते, वो बस डराने धमकाने तक ही रखते हैं। लेकिन अगर वो ले जाना चाहें तो बिल्कुल ले जा सकते हैं। तो आपको कभी भी ये ईसीएस नहीं रजिस्टर्ड करना है, और जो भी ईसीएस रजिस्टर्ड हो रहा है तो आप ये मान लें कि हाँ जी आपकी गर्दन फंसी हुई है, और आपको उसको जैसे भी सेटल करना हो निपटा लें। तो आशा करता हूँ आपको ये आफ्टर एनपी समझ में आया होगा। बहुत बड़ा तीर नहीं है आफ्टर एनपी, बस आपको एक तरीके का, आपको क्या बताऊँ, एक वो नहीं होता, पता नहीं शब्द यूज़ करना चाहिए या नहीं, ये किसी को उठा लेते हैं किसी लड़की को, और फिर वो पहले इतने में बिकी, फिर उसने इस्तेमाल करके दूसरे को बेचा इतने में बिकी, फिर उसने इस्तेमाल करके तीसरे को बेचा इतने में बिकी। तो बस वही हमारे साथ होता है। हम जो ग्राहक होते हैं, लेकिन हमारे ग्राहक बदल जाते हैं बैंकों के लिए फिर आफ्टर एनपी। कभी कोई हमें करेगा, आप समझ रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ लेकिन बोल नहीं पा रहा, कभी कोई हमें इस्तेमाल करेगा, कभी दूसरा करेगा, तीसरा करेगा, चौथा करेगा, इनका जैसा मन आएगा ये इस्तेमाल करेंगे हमें, क्योंकि इंडिया में इस तरीके के लॉज नहीं है कि ये इमीडिएट इफेक्ट से इनको पकड़ा जा सके। बदल बदल के, ये समझ लो कि आप है ना पहले ग्राहक थे, लेकिन अभी आपके ग्राहक बदल गए, एजेंसी वाले बदलते रहेंगे बदलते रहेंगे बदलते रहेंगे। आपको मजा आता रहेगा कि हाँ हर महीने आपको किया जा रहा है। क्या बोलूं दोस्तों, इसमें पहले तो क्या है कि ये जो लोन वाला जो पंगा है ना, मुझे नहीं लगता कि आपको लोन पे चलना चाहिए या किसी को भी लोन पे चलना चाहिए। ये एक कब्र है जो आदमी खुद खोदता है अपने लिए, कुछ भी हो, चाहे वो, मैंने ऐसे ऐसे केसेस देखे हैं कि अभी मॉडिटोरियम दिया था तो जो 5 लाख का था वो 7 लाख हो गया, फिर वो उसने दोबारा रिस्ट्रक्चर करा लिया, 7 लाख का 10 लाख कर दिया, ठीक है, उसमें 5 लाख दे भी चुका है। तो मोटा मोटा आप ये मानो 5 लाख रुपये उसने लोन लिया, 5 लाख भर भी दिया, उसके बाद भी 10 लाख रुपए बाकी है। तो आप कोशिश करो कि लोन के जंजाल में ना फंसो, जितना अपनी पॉकेट में है 5,000 10,000 उतना प्रोडक्ट खरीदो और खुश रहो। आशा करता हूँ आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो लाइक करें, शेयर करें, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।